8 मार्क्स में अगर क्वेश्चन आता है तो दोनों को कंबाइन करके पूछा जाएगा। ये आपका यूनिट सेकंड का लास्ट टॉपिक। हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डेरिवेशन ऑफ लैग्रेंजियन इक्वेशन फ्रॉम हैमिल्टोनियन प्रिंसिपल। अब लैग्रेंजियन इक्वेशन जो है वो क्या होती है? डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम dl q के डॉट dl q के, ये जो है वो आपकी लैग्रेंजियन इक्वेशन होती है। लेकिन हमको इसको डिराइव करना है। ये जो क्वेश्चन है वो कंटिन्यूएशन में आएगा, जो इससे पहले हमने डिस्कस किया था हैमिल्टनियन प्रिंसिपल। 8 मार्क्स में अगर क्वेश्चन आता है तो दोनों को कंबाइन करके पूछा जाएगा। ये आपका यूनिट सेकंड का लास्ट टॉपिक है। अब हमें पता है जो लैग्रेंजियन है वो किसका फंक्शन होती है? क्यू के का, क्यू के डॉट का और टी का, ये होती है। लेकिन जब भी आप लैग्रेंजियन की बात करते हो तो टाइम जो है वो एक्सप्लिसिटली क्या नहीं होता, शो नहीं होता। जो भी कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, यानी कि एल में टाइम एक्सप्लिसिटली डिपेंडेंसी नहीं होती उसकी। इसीलिए जब हम लैग्रेंजियन को लिखते हैं तो उसको कैसे लिखेंगे? एल इक्वल्स टू क्यू के डॉट। अब यहाँ पर एक्सप्लिसिटली टाइम डिपेंडेंसी का मतलब क्या है कि अगर जैसे कोई भी एल का फॉर्मूला लिखा हमने, अगर वहां पर टाइम ऑलरेडी है, मतलब इक्वेशन में टाइम है और वो हमें ऑटोमेटिकली ये दिखा रहा है कि जो लैग्रेंजियन है वो टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सप्लिसिटली, उसको बोलते हैं एक्सप्लिसिटली डिपेंडेंसी। लेकिन जब भी लैग्रेंजियन की बात करते हैं तो यहाँ पर एक्सप्लिसिटली टाइम की डिपेंडेंसी नहीं होती। ये वर्ड था एक्सप्लिसिटली। जब किसी भी फंक्शन को आप देख रहे हो, उसकी वेरिएशन को देख रहे हो, तो टाइम वहां पर आपको दिखाई दे रहा है। फॉर्मूले में टाइम भी दिखेगा आपको कि हाँ डायरेक्ट दिखाई दे रहा है कि टाइम का फंक्शन है। लेकिन कई बार इम्प्लिसिटली डिपेंडेंसी होती है। कैसे? जो भी टर्म यहाँ पर होगी वो टर्म्स उसको इनडायरेक्टली वे से कंटेन करेगी टाइम को, उसको इम्प्लिसिटली बोलते हैं। अब यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं? एक्सप्लिसिटली है, मतलब नॉट एक्सप्लिसिटली, तो इसलिए हमने टाइम को क्या कर दिया, यहाँ पर नहीं लिखा। ओके, यहाँ पर हमें समझ में आ गया एक्सप्लिसिटली का मतलब क्या है। हमें डायरेक्ट दिखाई देगा कि फंक्शन है टाइम का, और इम्प्लिसिटली का मतलब क्या है? डिपेंड तो करेगा लेकिन इनडायरेक्टली करेगा, किसी और क्वांटिटी के थ्रू करेगा, उसको क्या बोलते हैं? इम्प्लिसिटी। अब यहाँ पर अगर हम इसमें चेंज की बात करें, मतलब स्मॉल चेंज इन एल की बात करेंगे, तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे हम डी एल। ये भी सिमिलर ही है टॉपिक जो हमने पहले किया था, बस माइनर सा डिफरेंस है यहाँ पर। माइनस डी एल डॉट क्यू के डॉट। ओके, ये है। अब हमें क्या करना है? दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू, यानी कि इंटीग्रेशन कर दो टाइम t1 से t2 तक। तो क्या आएगा? जब हम इसका टाइम t1 से t2 इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, सॉरी इंटीग्रेशन करते हैं, तो क्या आएगा? ये टर्म यहाँ पर एज इट इज लिखनी है आपको, इंटीग्रेशन t1 से t2 क्या आएगा? d इंटू क्यू के डी एल क्यू के डॉट। ओके, यहाँ पर क्या आएगा आपका? डी टी आएगा। जब भी आप इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन कैसे होगा? ये हमारा फर्स्ट टर्म है, इसको एज इट इज छोड़ दो, इंटीग्रेशन करो सिर्फ सेकंड का। सेकंड का कैसे? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन, देन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन। तो करते हैं। इसके बाद जब भी हम इंटीग्रेशन करेंगे, अब इंटीग्रेशन हमें सिर्फ इस टर्म का करना है, लेकिन हमें यूज क्या करना था? हैमिल्टन प्रिंसिपल। और हैमिल्टन प्रिंसिपल क्या बोलता था कि स्मॉल चेंज इन फंक्शन, और फंक्शन क्या था? एल। इसको हम कई बार एक्शन वेरिएबल भी बोल देते हैं एल को। अगर ऐसा है तो वो उसका इंटीग्रेशन आपका 0 के बराबर आएगा। अब इसका इंटीग्रेशन अगर 0 के बराबर आएगा तो इस टर्म की जगह पे आपको किससे रिप्लेस करना है? 0 से। मतलब ये आपको इस तरीके से लिखना है कि ये वैल्यू 0 आएगी, देन इसको 0 के इक्वल पुट करोगे
तो ये रिजल्ट आएगा। अब ये इंटीग्रेशन क्या है आपका, टाइम t1 से t2 dl डी के डॉट नहीं है ये क्यू के, ये कंप्लीट है। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे। जब भी इंटीग्रेशन कर रहे हो टाइम t1 से t2, अब जब फर्स्ट फंक्शन लिखा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, अब इसका जब इंटीग्रेशन करोगे ऊपर डॉट है तो मतलब डॉट नहीं आएगा, तो यहाँ पर सिंपल क्या लिखा जाएगा ये, और लिमिट यहीं पे चेंज कर दी मैंने t1 से t2 माइनस, यहाँ पर ऑलरेडी माइनस था, यहाँ से अलग से फॉर्मूला स्टार्ट होता है तो बड़ी ब्रैकेट लगाएंगे। माइनस में क्या है, माइनस में आपका इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन t1 से t2 इंटीग्रेशन, इस फंक्शन का जब डिफरेंशिएशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो इस टर्म को आपको एज इट इज लिखना है। एज इट इज मतलब ये लिख दिया, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया। इसके बाद ये टर्म का मतलब है जो यहाँ पर टर्म है, ये फर्स्ट का क्या कर दिया डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे तो ऊपर डॉट नहीं आएगा। ये किसके रिस्पेक्ट में था, डी टी के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ से हमें पता है कि जो ये वैल्यू है, अब इस वैल्यू का मतलब क्या है, क्यू के एट ए टाइम टी, क्यू के एट ए टाइम t2। अब यहाँ पर एक्सट्रीम पॉइंट पे जो क्यू के की है कोई डिपेंडेंसी नहीं है, तो ये जो टर्म है वो जीरो हो जाएगी हमारी, तो इसको हमें नहीं लिखना। तो बचा क्या हमारा, सिर्फ दो टर्म बच गई, और दो टर्म को भी हम जस्ट रीअरेंज करके लिखेंगे। और उसको हम कैसे लिख सकते हैं, t1 से t2, इसको हम अब इकट्ठा लिखेंगे। यहाँ पर dt भी आएगा हमारा, dt भी था ना क्योंकि इंटीग्रेशन ओवर dt। अब dl क्यू के इंटू, इसको बाद में लिखेंगे, यहाँ से माइनस इंटीग्रेशन हमने बाहर लिख दिया, कोई जरूरत नहीं है निकले की, तो dl डी के डॉट, अब इसके कंप्लीट के बाहर क्या है, अब यहां से हमें पता है कि ये जो है इंडिपेंडेंट ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम है, दैट्स वाई ये जो टर्म है हमारी किसके इक्वल बन जाएगी, जीरो के। और यहाँ से हमारा समीशन चला आ रहा था, तो समीशन ओवर ये इंटीग्रेशन कैंसल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे समीशन था, लेकिन जब लास्ट में लिखेंगे ये इंटीग्रेशन है, ये समीशन है, दोनों अपोजिट हैं, दैट्स वाई हमारी सिर्फ यही टर्म बचेगी। वो कैंसिल करके नहीं दिखाना, हमें सिर्फ अंडरस्टूड है ये बात कि इंटीग्रेशन और ये समीशन एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो यहाँ पर हम उसको नहीं लिखेंगे। तो सिंपली हमारा रिजल्ट क्या बन गया, dl क्यू के, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको पहले लिख देंगे, इसको बाद में माइनस कॉमन ले लेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर उस टर्म को भी पहले लिख सकते थे, इससे फर्स्ट लेक्चर में हमने इसी टर्म को आगे लिखा था, इसलिए हम इसको यहाँ पर भी ऐसे ही कर रहे हैं। तो dl डी के डॉट माइनस dl डी के, ये टर्म आपकी किसके इक्वल है, जीरो के। और यही हमें प्रूफ करना था, डिराइव या डेरिवेशन ऑफ लैग्रेंज इक्वेशन फ्रॉम हैमिल्टोनियन प्रिंसिपल। हमें सिर्फ क्या यूज किया है, स्टेप क्या है, सिर्फ L पता था, L में स्मॉल वेरिएशन जीरो देता है, सिंपल ये दो ही स्टेप है हमारे, और हमारा कंप्लीट टॉपिक हो जाता है। और जो ये इक्वेशन आई है, ये इक्वेशन आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिस पे हमारा किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में, कोई भी MSc का एंट्रेंस एग्जाम है उसमें, या फिर नेट लेवल में भी CSIR नेट JRF में, या फिर गेट एग्जाम में, इस जो ये इक्वेशन लिखी है इससे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, या तो लैग्रेंजियन से या फिर हैमिल्टोनियन प्रिंसिपल से। तो इसी के साथ आपकी यूनिट जो सेकंड है, ये लास्ट टॉपिक था, कंप्लीट होती है। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे थर्ड यूनिट। थैंक यू।